नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। वे रक्षा कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में क्वाड नेताओं के सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत पहले की तरह के बाद पूरी तरह से मजबूती से अफगान लोगों के साथ है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में सुचारू माहौल बहाल करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भारत ने टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 75 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.54% हुई। केंद्र सरकार ने कहा, वित्त वर्ष 2022-23 में रबी फसलों के लिए स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से अधिक या उसके 1.5 गुना के बराबर। तमिलनाडु ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% किया। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्थिति की समीक्षा की और आज हिंदी दिवस है। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं चंद्रिका जोशी। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका अवश्य लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू किया है। ये क्विज 16 अगस्त से प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में प्रसारित किया जा रहा है और 15 अगस्त 2022 तक प्रसारित होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ साझेदार के रूप में शामिल हुआ है। अमृत महोत्सव में कल का प्रश्न था, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना करने वाली आयरिश महिला का नाम बताएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट 1893 में एक थियोसॉफिस्ट के रूप में भारत आई और बाद में उन्होंने भारत को अपना स्थायी निवास बना लिया। वे राष्ट्रवादी शिक्षा और स्वदेशी की महान समर्थक थीं। उन्होंने भारत के लिए होम रूल की मांग करते हुए 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता में आयोजित 32वें सत्र की अध्यक्षता के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। आकाशवाणी समाचार को कल क्विज में पूछे गए इस प्रश्न पर समूचे विश्व से श्रोताओं के उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं पंजाब के गुरदासपुर जिले के नमन हरचंद। नमस्कार, मेरा नाम नमन हरचंद है और मैं पंजाब प्रदेश के गुरदासपुर जिले से बोल रहा हूँ। मैं 13 सितंबर के अमृत महोत्सव क्विज का विजेता बनने पर प्रसार भारती का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस क्विज के जरिए मुझे ये मौका दिया, जिससे मैं अपने स्वतंत्रता के इतिहास और स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में और जान सकूँ। आप भी प्रसार भारती के जरिए इस क्विज से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 10वां प्रश्न। अमृत महोत्सव क्विज का आज 10वां प्रश्न है, तमिलनाडु के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था?
श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर भेजें। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लें, 8826546262। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता के रूप में चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में विजेता के नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और एक प्रतीक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के प्रदर्शनी मॉडल भी देखने जाएंगे। फरवरी 2018 में लखनऊ में यूपी निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने इस कॉरिडोर को आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बताया था। देश में आज जो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं वो भी स्थानीय उद्यमियों, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मदद करेंगे। यानी आज हमारे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को हमें जवान भी और नौजवान भी इन दोनों मोर्चों के सशक्तिकरण के रूप में देखना होगा। एक समय था जब देश की सुरक्षा जल, थल और नभ की सुरक्षा से ही संबंधित थी। अब सुरक्षा का दायरा जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ गया है और इसकी बहुत बड़ी वजह आतंकवाद जैसे हथकंडे हैं। हमें परंपरागत डिफेंस आइटम के साथ ही 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी ड्रिवेन आवश्यकताओं को देखते हुए ही हमें एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ काम करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अलीगढ़ में कार्यक्रम स्थल का दौरा किया और तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। महान स्वतंत्रता सेनानी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में जिस राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है उसका निर्माण अलीगढ़ की कोल तहसील के गांव लोढ़ा और गांव मुसेपुर करीम जरौली में कुल 92 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में किया जाएगा। इस विश्वविद्यालय में कौशल विकास और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित होंगे और इससे अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा और आसपास के क्षेत्रों के लगभग 395 कॉलेज संबद्ध और लाभान्वित होंगे। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए कुल 200 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। प्रारंभ में इस परियोजना में 19 औद्योगिक इकाइयां लगभग 1245 करोड़ रुपए के कुल निवेश परिव्यय के साथ कार्य शुरू करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश के लिए रक्षा गलियारे की घोषणा की गई थी। इस रक्षा गलियारे में अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट परियोजनाएं शामिल हैं। यह डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये दोनों परियोजनाएं अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास की धुरी साबित होंगी। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, अलीगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 24 तारीख को अमेरिका में वाशिंगटन में क्वाड समूह के देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। क्वाड समूह के देशों में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका हैं। शिखर बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शामिल होंगे। बैठक में इस वर्ष 12 मार्च को हुई पहली वर्चुअल शिखर बैठक के बाद हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट। कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों के तहत नेतागण क्वाड टीका पहल की समीक्षा करेंगे, जिसकी घोषणा इस साल मार्च में की गई थी। वे समकालीन वैश्विक मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। क्वाड देशों की यह शिखर सम्मेलन नेताओं के बीच बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा, जो एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के उनके साझा दृष्टिकोण पर आधारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के उच्च स्तरीय खंड को संबोधित करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान की गंभीर आपात स्थिति में
भारत पहले की तरह पूरी मजबूती से वहां के लोगों के साथ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सुचारू माहौल बहाल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना होगा। अफगानिस्तान में मानवीय स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति में प्रभावी आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित करना प्राथमिक चुनौती है। उन्होंने कहा कि वहां निर्बाध रूप से मानवीय सहायता पहुंचाया जाना आवश्यक है और संयुक्त राष्ट्र ही इन प्रयासों पर कुशल निगरानी रख सकता है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर हमेशा संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए भारत के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रयासों से वहां आजीविका के साधन और बुनियादी ढांचा सृजित करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में 3 अरब अमरीकी डॉलर से भी अधिक का निवेश किया है और विभिन्न क्षेत्रों में 500 परियोजनाएं शुरू की हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत के पंजगुर जिले में हिंसा और हत्याओं के विरोध में कल सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। शहर के मुख्य चौक पर विरोध प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। समाचार पत्र डॉन ने खबर दी है कि लोगों ने हत्यारों की गिरफ्तारी न होने पर विरोध प्रदर्शन किया और स्थानीय प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। वे रक्षा कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में क्वाड नेताओं के सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत पहले की तरह पूरी मजबूती से अफगान लोगों के साथ है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में सुचारू माहौल बहाल करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भारत ने टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 75 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.54% हुई। केंद्र सरकार ने कहा, वर्ष 2022-23 में रबी फसलों के लिए स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से अधिक या उसके 1.5 गुना के बराबर। तमिलनाडु ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% किया। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्थिति की समीक्षा की और आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। भारत ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 75 करोड़ टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सबका साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान लगातार नए कीर्तिमान बना रहा है। देश भर में स्वस्थ होने की दर 97.54% हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने देश में लोगों को बधाई दी और कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75 करोड़ कोविड टीके लगाना असाधारण उपलब्धि है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश में 75 करोड़ से अधिक कोविड रोधी डोज दिए जाने की उपलब्धि हासिल करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट में श्री नायडू ने स्वास्थ्य कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों के असाधारण प्रयासों के लिए सराहना की है। सरकार ने कहा है कि वर्ष 2022-23 रबी विपणन सत्र के लिए निर्दिष्ट रबी फसलों का समर्थन मूल्य उत्पादन लागत के 1.5 गुना के बराबर या उससे अधिक है। कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि गेहूं और सरसों के लिए किसानों को उत्पादन लागत से अधिक लाभ होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि इन दोनों फसलों पर उन्हें 100% लाभ मिलता है। मसूर पर 79% और चने पर 74% लाभ होने का अनुमान है। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण 30 से बढ़ाकर 40% कर दिया है। राज्य के वित्त तथा मानव संसाधन मंत्री पलनीवेल त्यागराजन ने कहा कि ये निर्णय बदलाव में बड़ी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों, परिवार में अपनी पीढ़ी में पहली बार स्नातक और तमिल माध्यम से पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कल गांधीनगर में एक उच्च स्तरीय बैठक में सौराष्ट्र के कुछ भागों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की।
श्री पटेल ने मुख्यमंत्री का प्रभार संभालने के तुरंत बाद ये उच्च स्तरीय बैठक की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सौराष्ट्र के अनेक क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में 300 से 400 मिलीमीटर तक की भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश और बांधों के ऊपर से पानी बहने के कारण मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिला और नगर निगम के प्रशासन को निचाई वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए सूचना दी है। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के 3 अतिरिक्त दल राजकोट और 2 अतिरिक्त दल जामनगर भेजने के लिए सूचना दी है। इस बीच भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को बचाव और राहत कार्य में लगाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान बचाव और राहत कार्य में स्थानीय प्रशासन को मदद कर रहा है। जामनगर जिले में कल 20 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया, जबकि एनडीआरएफ द्वारा अन्य 30 लोगों को बचाया गया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। आज हिंदी दिवस है। 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। आज हिंदी विश्व में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। राष्ट्रभाषा हिंदी संपूर्ण देश में सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करने का प्रमुख आधार है। हिंदी आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में हिंदी दिवस आयोजन को संबोधित करेंगे। आज सुबह हिंदी दिवस की बधाई देते हुए श्री अमित शाह ने एक ट्वीट में देशवासियों से अपनी मातृभाषा के साथ साथ राजभाषा हिंदी अपनाने का संकल्प लेने को कहा। आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में आकाशवाणी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत विविधताओं का देश है। हमारा देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, तथापि अपनी सरलता, सुबोधता और पहुंच के कारण हिंदी ने भारत की राजभाषा बनने का गौरव प्राप्त किया है। अब हिंदी मात्र संपर्क भाषा न होकर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। आकाशवाणी के कार्यक्षेत्र को देखते हुए हिंदी का महत्व और अधिक व्यापक हो जाता है। आकाशवाणी पूरे देश की आवाज है और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस भूमिका में हिंदी की सार्थकता और प्रभावकारिता को नकारा नहीं जा सकता है। फिल्म प्रभाग हिंदी दिवस पर ऑनलाइन फिल्म महोत्सव और अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित करेगा। ऑनलाइन फिल्म महोत्सव के अंतर्गत आयोजन में हिंदी भारत की वाणी कल और बुधवार को फिल्म डिवीजन की वेबसाइट filmsdivision.org और फिल्म डिवीजन के यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित की जाएगी। इसमें भारत की वाणी और हिंदी के बढ़ते कदम लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। ऑनलाइन फिल्म समारोह के दौरान हिंदी साहित्य के महान व्यक्तियों, लोकप्रिय उपन्यासकार प्रेमचंद, आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, महान लेखक और कवि जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल दास नीरज और प्रसिद्ध लेखक और संपादक आचार्य शिव पूजन सहाय पर वृत्तचित्र दिखाए जाएंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज आंध्र तिलक के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी गाड़ी चेल्ला हरिसर्वोत्तम राव की जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1883 में कर्नूल में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल की विचारधारा से प्रभावित राव बेहद छोटी उम्र में ही स्वतंत्र सन 1906 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से एमए किया था। राजमंड्री के शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज में हुए उनके एक भाषण से
पाल के उस विचारोत्तेजक भाषण से प्रेरित छात्रों ने अगले दिन कॉलेज में वंदे मातरम लिखे हुए बैज पहन लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कॉलेज के तत्कालीन अंग्रेज प्रिंसिपल मार्क हंटर को ये रास नहीं आया और उन्होंने छात्रों के तब तक कॉलेज में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी जब तक वे उस बैज को हटा नहीं लेते। लेकिन छात्रों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल ने छात्र नेता राव को कॉलेज से बर्खास्त कर दिया। सन 1908 में राव ने स्वराज्य नामक एक तेलुगु साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने पत्रिका में प्रकाशित अपने लेखों के माध्यम से अंग्रेजों की नीतियों की आलोचना की। अंग्रेजों ने घोषणा की कि राव का लेख विपरीत बुद्धि राजद्रोह है और इस आरोप में उन्हें 3 साल के लिए जेल की सजा सुना दी गई। सन 1914 में राव होम रूल लीग की आंध्र इकाई के सचिव बने। होम रूल लीग की स्थापना तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। 1923 में वो स्वराज पार्टी में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। गाड़ी चेरला हरिसर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय आंदोलन के भी अगुवा माने जाते हैं। तेलुगु भाषी क्षेत्रों में पुस्तकालय आंदोलन के वो प्रमुख हस्ताक्षर रहे। राव रिकॉर्ड 24 वर्षों तक इसके अध्यक्ष रहे। उन्हें भारतीय पुस्तकालय संघ कलकत्ता के उपाध्यक्ष और मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रौढ़ शिक्षा के पहले निदेशक होने का भी गौरव हासिल है। उनका पुस्तकालय आंदोलन ही था जिसकी वजह से उन दिनों मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 1948 पारित हुआ। राव ने कई पत्रिकाओं और अखबारों का संपादन भी किया, जिनमें से प्रमुख रहे आंध्र केसरी, नवयुगम, आंध्र पत्रिका, मातृसेवा, आंध्र वर्था और पंचायती राज्यम। आंध्र पत्रिका के पहले संपादक के रूप में नामित राव राष्ट्र के लिए खड़े रहे। उन्हें तेलुगु पत्रकारिता का प्रमुख स्तंभ होने का सम्मान भी हासिल है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज के उत्तर आप व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है।
मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने बताया है कि ओडिशा सहित मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अतिवृष्टि होने की संभावना है। एक डीप डिप्रेशन अभी ओडिशा की झारसुगुड़ा के पास केंद्रीभूत है और ये धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करके नॉर्थ छत्तीसगढ़ और नॉर्थ एमपी होते हुए जाने का उम्मीद है अगले 24 आवर्स में। इसके प्रभाव में ओडिशा और एडजनिंग गंजटी वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ एरिया में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। हमारा उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में भी ओडिशा, गंजटी वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। इसके बाद धीरे धीरे मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान की तरफ इसका असर रहेगा और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। और बात कर लें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में, तो वहां पे आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हल्की से तेज वर्षा हो सकती है। श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। और अलका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? केंद्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट में पेगासस पर विस्तृत हलफनामे से इनकार और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रभावित होने के हवाला देने संबंधी खबरें जनसत्ता, दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी बनी है। अमर उजाला ने संयुक्त राष्ट्र की वर्चुअल बैठक में भारत के अफगानिस्तान की मदद के लिए हमेशा तैयार रहने को प्रमुखता दी है। गुजरात की कमान भूपेंद्र पटेल को सौंपने की खबर सभी अखबारों में सचित्र पहले पन्ने पर दी गई है। हिन्दी दिवस के अवसर पर राजस्थान पत्रिका ने विशेष आलेख दिया है। पत्र ने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, अन्य भाषाओं का वर्चस्व चाहे जितना बढ़ जाए, हमारी हिन्दी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। पत्र ने हिन्दी के कहानीकार, उपन्यासकार, साहित्यकारों के हिन्दी से जुड़े दृष्टिकोण प्रकाशित किए हैं और लिखा है, दुनिया की सभी भाषाओं के अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है हिन्दी। वर्तमान पीढ़ी के हिन्दी ज्ञान पर अखबार लिखता है, हमारे देश में भाषाओं का समृद्ध इतिहास है और हमारी ज्ञान की परिभाषा है एको ज्ञानम ज्ञानम, लेकिन विविध ज्ञान विज्ञानम। और बुलेटिन समाप्त करने से पहले अमृत महोत्सव क्विज के आज का प्रश्न फिर से सुन लें। तमिलनाडु के वेदारण्यम में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आप अपने उत्तर हमें व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल amritmahotsavquiz@gmail.com पर भेजें। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज में भाग लेकर स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल हों। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। वे रक्षा कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 24 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में क्वाड नेताओं के सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिका जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत पहले की तरह पूरी मजबूती से अफगान लोगों के साथ है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानिस्तान में सुचारू माहौल बहाल करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। भारत ने टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 75 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की। संक्रमण मुक्त होने की दर 97.54% हुई। केंद्र सरकार ने कहा, वर्ष 2022-23 में रबी फसलों के लिए स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से अधिक या उसके 1.5 गुना के बराबर। तमिलनाडु ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% किया। और आज हिन्दी दिवस है।